Good morning, children. Welcome to this video class. Today we will discuss about domestic electric circuit. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स में भी डायरेक्ट आपके पास ये आ सकता है। इस केस में आपने करना क्या है, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम बनाना है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, इसे आप बनाओगे और इसके बाद आपने इसी डायग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप यहाँ से लेफ्ट साइड से डायग्राम को स्टार्ट करोगे और 3 लाइंस आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है। फर्स्ट आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, सेकंड आपको सिंपल सॉलिड लाइन नज़र आ रही है और सेकंड ये थर्ड वन में आपको एक डार्क सॉलिड लाइन आपको नज़र आ रही है। डॉटेड लाइन पे हमने लिखा हुआ है ई का मतलब क्या होता है आगे वीडियो लेक्चर में होगा, फिर भी मैं आपको भी समझा देता हूँ। ई का मतलब होता है अर्थ वायर। तो व्हाट इज़ अर्थ वायर, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अर्थ वायर, ये वीडियो के साथ साथ आपको क्लियर होता रहेगा। एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल वायर और इसी तरह से एल स्टैंड्स फॉर लाइव वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 3 लाइंस को यहाँ से बनाना शुरू करोगे, बिल्कुल सिंपल है। फिर ये वर्टिकली अपवर्ड चली जाएंगी तीनों लाइनें। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप बना सकते हो। इससे पहले यहाँ पर ये एक सिंबल है जिससे हम बोलते हैं पोल फ्यूज़। आगे ये पता आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा व्हाट इज़ पोल फ्यूज़, लेकिन यहाँ पर आपको एक लाइव वायर के साथ आपको एक फ्यूज़ लगाना है और उसे हम बोलेंगे पोल फ्यूज़ और यू कैन से कंपनी फ्यूज़। क्यों बोलते हैं इसे वो भी आगे आपको एक्सप्लेन होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ से एक डायग्राम स्टार्ट करना है। इसके बाद वर्टिकली अपवर्ड यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाओगे और बॉक्स में या बॉक्स को आप लेबल करोगे एज ए एनर्जी मीटर और यू कैन से KWH यानी किलोवाट आवर मीटर। फिर से यहाँ से 3 लाइनें, जो 3 लाइनें ऊपर गई थी उसी तरह से 3 लाइनें अब नीचे आएंगी। डॉटेड लाइन, सिंपल सॉलिड लाइन और डार्क सॉलिड लाइन। फिर ये डार्क सॉलिड लाइन के साथ आप एक फ्यूज़ लगाओगे। अब इससे फ्यूज़ को बोलेंगे मेन फ्यूज़। नॉर्मल सॉलिड लाइन और ये डॉटेड सॉलिड लाइन आपकी। यहाँ पर आपके पास मेन फ्यूज़ के बाद आपके पास है मेन स्विच। मेन स्विच को आप सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के साथ ही कनेक्ट करोगे। जो ये अर्थ वायर है ये आप साइड में इसको निकाल दोगे। यहाँ पर इससे आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। मेन स्विच के बाद आपको ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ऊपर लेकर जानी है वर्टिकली अपवर्ड, फिर राइट, और इसी तरह से आपकी ये न्यूट्रल वायर भी। मेन स्विच के बाद आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये क्या करता है, डिफरेंट रूम्स के अंदर या डिफरेंट सर्किट्स के लिए ये अलग अलग लाइव वायर आपको अवेलेबल करवा देगा। और उसके बाद हम यहाँ पर शो कर रहे हैं अपना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर 1 रूम ओनली। यहाँ पर सिर्फ एक रूम के लिए अवेलेबल कर रहे हैं इसको, नहीं तो डायग्राम बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास लाइव वायर, फिर न्यूट्रल वायर और आपके पास अर्थ वायर। तो ये एक रूम के एक बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फ़ैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो हमने ये वायरिंग को क्रॉस किया हुआ है, ये इसको बाईपास क्रॉस किया हुआ है क्योंकि हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो क्रॉस हो जाएगा, जॉइंट नहीं कर सकते। तो ये लाइव वायर का कनेक्शन 2 बार ये न्यूट्रल वायर को पास कर गया, लाइव अर्थ वायर को पास करके इधर आ जाएगा, फिर ये न्यूट्रल वायर और ये हमारे पास अर्थ वायर। हमने यहाँ पर 3 वायर क्यों शो किया, क्योंकि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप हमेशा 3 वायर को ही यूज़ करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने डायग्राम बना लेना है। और अब हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास है वायर। हमें वायर सिस्टम को समझना है यहाँ पर कि हम 3 वायर्स को ही क्यों लगा रहे हैं, या 3 वायर्स हमारे पास हैं तो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास है इलेक्ट्रिक केबल, ओवरहेड वायर भी हम इसे कह देते हैं। अगर आपके पास आ जाए एग्जाम में कि एक्सप्लेन ओवरहेड वायर्स इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग और 1 मार्क्स में आपके पास आ जाए, तो आपने सिर्फ ये 3 बातें यहाँ पे लिखनी है। वी हैव 3 वायर सिस्टम, 1 इज़ अर्थ वायर, सेकंड 1 इज़ लाइव वायर एंड थर्ड 1 इज़ न्यूट्रल वायर। इसका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि अर्थ वायर रिप्रेजेंट, ई वायर रिप्रेजेंट अर्थ वायर विच हैज़ ग्रीन और येलो इंसुलेशन। यानी कि वायर तो सारी कॉपर की होती हैं, ये आपको पता ही है, लेकिन उनके ऊपर जो इंसुलेशन होता है, जो प्लास्टिक का मटेरियल उनके ऊपर रैप किया होता है टू अवॉइड करंट, उस कलर के अकॉर्डिंग उस वायर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ग्रीन इंसुलेशन है और येलो इंसुलेशन है, इसका मतलब वो अर्थ वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइव वायर विच हैज़ रेड और ब्राउन इंसुलेशन। तो अगर किसी वायर के ऊपर रेड और ब्राउन कलर का इंसुलेशन है तो आप समझ सकते हो
कि वो लाइव वायर है। लाइव वायर मीन्स विच बियर करंट, जिसके अंदर करंट होता है। एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल वायर विच हैज़ ब्लैक और ब्लू इंसुलेशन, ठीक है। और आपको पता है कि जो वायर सिस्टम होता है बैटरी से कनेक्ट होता है, तो कौन सा पार्ट, कौन सी वायर किस टर्मिनल से अटैच होगी ये समझना है। तो जो पॉजिटिव जो लाइव वायर है वो आपके पॉजिटिव एंड से अटैच होती है, और जो न्यूट्रल वायर है वो नेगेटिव एंड से अटैच होती है। इसके बाद जो कंपोनेंट आपके पास है पोल फ्यूज़, तो ये हमने डिस्कस, देखो यहाँ पे डायग्राम में देखा था, ये है हमारे पास पोल फ्यूज़ डायग्राम के अंदर। तो ये जो फ्यूज़ है ये आपको हमने बोला था पोल फ्यूज़। तो पोल फ्यूज़ की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। बिफोर द इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर ए हाउस, जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस हमारे हाउस के अंदर एंटर करती हैं, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी वायर हमारे घर में नहीं है, वायर जो है आउटसाइड द हाउस है, वायर्स आउटसाइड द हाउस, या उसे हम आउटसाइड द हाउस में ही काउंट करेंगे। इससे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कंपनी की प्रॉब्लम है, कंपनी उसे करेक्ट करके आपको देगी, और इससे बाद ये आपके हाउस में, इसके बाद अगर कोई डिफेक्ट है या प्रॉब्लम है वो उसे आप खुद करेक्ट करते हो। तो पोल फ्यूज बिफोर लाइट द बिफोर द इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर ए हाउस, द एजेंसी सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो एजेंसी आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, प्लेस ए फ्यूज इन द लाइव वायर, ठीक है। एजेंसी जो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है वो एजेंसी लाइव वायर के साथ एक फ्यूज़ लगाएगी, और उसकी कंप्लीट जो गारंटी है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की रहती है। द करंट रेटिंग ऑफ दिस फ्यूज़ वायर डिपेंड अपॉन द लोड सेंशन बाय द एजेंसी टू दैट हाउस, और उस फ्यूज़ वायर की जो करंट रेटिंग होती है, आपको पता हुआ था फ्यूज़ वायर की रेटिंग अवेलेबल है, जैसे हमारे पास 5 to 15 एम्पेयर अवेलेबल है। तो ये 5 to 15 एम्पेयर की जो फ्यूज़ वायर की रेटिंग है वो कंपनी डिसाइड करती है। और वो कैसे डिसाइड करती है, जितना लोड यानी कि जितने करंट कैपेसिटी आपने उस एजेंसी से मांगी हुई है, ठीक है। तो ये था सारा पोल फ्यूज़ के बारे में। अब बारी आती है आपके पास एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर आपको याद होगा डायग्राम के अंदर, ये रहा हमारा एनर्जी मीटर, जिसे हम किलोवाट मीटर भी बोलते हैं। किलोवाट मीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी कंजप्शन को फाइंड आउट करता है वो इन किलोवाट आवर करता है, ठीक है। 9th क्लास में भी आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वही है एनर्जी मीटर और किलोवाट मीटर। आफ्टर द कंपनी फ्यूज़ के बाद द केबल इज़ कनेक्टेड टू द एनर्जी मीटर विच रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ द हाउस इन किलोवाट आवर, ठीक है। इसे एनर्जी मीटर बोलते हैं क्योंकि ये एक घर के अंदर, ये एक हाउस के अंदर कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, कितनी एनर्जी कंजप्शन हो रही है, उसे फाइंड आउट करता है, और किलोवाट आवर में करता है, इसलिए हमसे किलोवाट आवर मीटर भी हमसे बोल देते हैं। 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं ये भी आपको पता है, 9th क्लास में स्टडी किया था, उसे बोलते हैं 1 यूनिट। तो आपने ऐसे घर में बहुत बार देखा होगा, आपके घर में बहुत बार हुआ होगा कि आपके पेरेंट्स चेक करते होंगे कि कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है मीटर के अंदर, ठीक है। तो वो इसी मीटर से इस तरह से आइडिया लेते हैं। फिर बारी आती है मेन फ्यूज़ की। मेन फ्यूज़ कब है, मीटर के बाद मेन फ्यूज़ है। एक आपके पास था पोल फ्यूज़ और एक था मेन फ्यूज़। पोल फ्यूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, उसका सारा कुछ कंपनी देखती है, लेकिन जब मेन फ्यूज़ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो वो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा उसे। द लाइव वायर कमिंग आउट फ्रॉम द मीटर हैज़ अनदर फ्यूज़ इन इट विच इज़ कॉल्ड मेन फ्यूज़। मीटर के बाद जब लाइव वायर आती है आपके घर के अंदर, तो उसमें जो फ्यूज़ लगता है वो होता है आपका मेन फ्यूज़। मीटर में वायर लगने से पहले जो फ्यूज़ होता है उसे बोलते हैं पोल फ्यूज़। दोबारा देख लीजिए यहाँ पर, ये है आपके पास पोल फ्यूज़, क्योंकि लाइव वायर अभी मीटर के अंदर जा रही है, और जब मीटर से बाहर आती है तब उसके अंदर, तब उसमें जो फ्यूज़ लगता है उसे बोलते हैं मेन फ्यूज़। मेन फ्यूज़ के बाद आपके पास है मेन स्विच। बियॉन्ड द मेन फ्यूज़ द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, beyond the main fuse the live wire and the neutral wire are connected to the main switch। ये है आपके पास मेन स्विच। द स्विच कैन कट ऑफ, जो मेन स्विच है उसका पर्पस क्या है, द मेन स्विच कैन कट ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर फ्रॉम द हाउस होल्ड सर्किट बाय ऑपरेटिंग ए सिंगल लीवर। मीन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ
प्रॉब्लम हो गई है तो आप मेन स्विच से करंट सप्लाई को रोक सकते हो। कई बार इलेक्ट्रिक फायर लग जाती है तो उस केस में आपका सबसे पहला पर्पज़ यही होता है कि आप मेन स्विच को बंद कर दो। मेन स्विच से क्या होगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अंदर जो कनेक्शन है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपकी रुक जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास है कुछ डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी डिफेक्ट्स हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं। इन डिफेक्ट्स में सबसे कॉमन जो यूज़ होते हैं वो दो यूज़ आपके पास हैं, एक है ओवरलोडिंग और एक है शॉर्ट सर्किटिंग। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग और व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किटिंग। तो सबसे पहले ओवरलोडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ओवरलोडिंग जैसे नाम से एक्सप्लेन हो रहा है कि कुछ ओवर हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है। मीन्स जो परमिशेबल वैल्यू है करंट की, उससे अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करना लग जाए आपके घर में या कहीं पर भी, तो उसे बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट बियॉन्ड इट्स परमिशेबल करंट रेटिंग। मीन्स जितनी आपकी करंट रेटिंग परमिशेबल है किसी वायर के थ्रू, उससे ज़्यादा अगर करंट आना शुरू हो जाए उसे हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब इसके रीज़न, दो मेन रीज़न है इसके यहाँ पर हमारे पास। ओवरलोडिंग इज़ जनरली कॉज्ड बाय कनेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ऑफ हाई पावर रेटिंग इन ए सिंगल सॉकेट और इन ए सिंगल सर्किट। हमें कभी भी एक ही सर्किट पर या फिर एक ही सॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा पावर रेटिंग के डिवाइसेस यूज़ नहीं करने चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पावर होगी किसी डिवाइस की वो उतना ज़्यादा अमाउंट में करंट को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में करंट को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो वो ओवरलोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, ओवरलोडिंग में ऑल्सो कॉज ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक इन पावर इन सप्लाई वोल्टेज। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पीछे से मीन कि पावर हाउस से ही ज़्यादा अमाउंट में अगर एनर्जी आ जाती है तब भी हमसे ओवरलोडिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ओवरलोडिंग की वजह से फ़र्क क्या पड़ता है, रिजल्ट क्या है ओवरलोडिंग का या फिर कंसिक्वेंस क्या है ओवरलोडिंग का। ड्यू टू ओवरलोडिंग करंट इन ए सर्किट इंक्रीजेज even beyond the current rating of the circuit. As a result, heat produced due to heat Joule's effect is exceedingly high and circuit may be damaged or may even burn out. अब आपको यहाँ से इसका मतलब एक्सप्लेन हो गया होगा कि अगर ओवरलोडिंग हो रही है मीन्स ज़्यादा अमाउंट में करंट आ रहा है तो उससे क्या होगा, जूल्स हीटिंग इफेक्ट की वजह से ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी और हीट ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी तो वो सर्किट को ब्रेक कर सकती है, सर्किट को बर्न कर सकती है। यहाँ पर सर्किट को बर्न करने का मतलब या सर्किट को ब्रेक करने का मतलब क्या है कि आपका जो डिवाइस है जो उससे अटैच है वो भी आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए ओवरलोडिंग को हमें रोकना चाहिए। ओवरलोडिंग हमारे लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं है और सिर्फ उसके डिसएडवांटेजेस ही हैं हमारे पास। ठीक है, तो ओवरलोडिंग। अब बारी आती है शॉर्ट सर्किटिंग की। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में किसी भी तरह से कनेक्ट हो जाए, डायरेक्ट कनेक्ट आ जाए, तो शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ ए सर्किट इज सेड टू बी टेक प्लेस इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर somehow comes into डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मीन्स लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं जानी चाहिए। जैसे ही वो अगर चली जाएंगी किसी भी कारण से, रीज़न यहाँ हम देख लेते हैं, अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी तो वो शॉर्ट सर्किट बन जाता है उसके अंदर। ठीक है, अब रीज़न यहाँ पर क्या हो सकता है शॉर्ट सर्किटिंग का, शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन ईदर द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स इज डैमेज्ड और देयर इज फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो शॉर्ट सर्किट का मेन रीज़न क्या है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो वो कई बार हो जाता है, वो कैसे हो जाता है कि अगर मान लो सपोज करो इंसुलेशन दोनों वायर का ख़राब हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। इंसुलेशन मीन जो कवरिंग होती है, प्लास्टिक मटेरियल जो होता है या रबड़ मटेरियल जो होता है, अगर वो ब्रेक हो जाए या वहाँ से निकल जाए और उसके बाद वो आपस में टच कर जाएं, तब वहाँ पर क्या हो सकता है, तब वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जैसे मान लो सपोज करो दो पेन है, दो वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड लाइव वायर को और ये ब्लैक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल वायर को। तो इस समय इनके ऊपर सपोज करो इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन है, अगर ये अब कांटेक्ट में आ जाते हैं तब इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात हमारे पास नहीं है। लेकिन सपोज करो इनका इंसुलेशन खत्म हो गया, इंसुलेशन खत्म होने से क्या होगा, इनका जो इंटीरियर कोर वाला मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने इसकी कैप हटा दी और इसका कोर मटेरियल ये पेन की निब आ गया। ठीक है, और इसी तरह से ये इस पेन का भी यानी कि इस वायर का भी जो कोर मटेरियल है वो पास में आ गया। और अब अगर ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, स्पार्किंग प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये था आपके पास शॉर्ट सर्किट्स के रीज़न से रिलेटेड। शॉर्ट सर्किट अक्कर व्हेन ईदर द इंसुलेशन ऑफ द वायर इज डैमेज्ड और देर इज़ ए फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इससे होगा क्या, रिजल्ट क्या इसका, एज ए रिजल्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग of a circuit, the current in a circuit abruptly increases and the circuit may be damaged। तो यहाँ पर क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर जाएगा और आपका सर्किट भी डैमेज हो सकता है। सर्किट डैमेज होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है। ठीक है। टू अवॉइड एक्सीडेंट लाइक ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग वी यूज ए सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड फ्यूज। तो जैसे भी हमने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड टू मेन प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। अगर हम उसके इम्पैक्ट को कम करना चाहते हैं या उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हमारे पास एक डिवाइस है विच इज़ नोन एज फ्यूज़। फ्यूज़ के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में इसको समझते हैं दोबारा से। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट द इफेक्ट्स ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास क्या है, वो प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर ये है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन सीरीज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट so that easily melt due to overheating when excessive current passes through it। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो करंट की लिमिट को डिसाइड करता है। अगर किसी केस में आपके पास ज़्यादा करंट सप्लाई होता है तो उस केस में क्या होगा, ज़्यादा यानी ओवर हीटिंग होगी, ओवर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम ओवरलोडिंग बोलते हैं, तो मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होते ही क्या होगा, लाइव वायर के साथ उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे लाइव वायर के साथ कनेक्शन ब्रेक होगा, करंट की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी। ठीक है। तो ए फ्यूज़ इज़ ए वायर। जनरली फ्यूज़ क्या होता है, एक तरह की वायर ही होती है, ज़्यादा कुछ स्पेशली डिवाइस नहीं है ये। स्पेशली मीन्स कोई ज़्यादा इसका बड़ा कोई कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट एक वायर होती है। ठीक है। विद लो मेल्टिंग पॉइंट, और उस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता लेकिन फिर भी कम होता है। कंपोजिशन की अगर बात करें तो फ्यूज़ वायर के अंदर 75% लेड होती है और 25% टिन, यानी कि एक तरह की अलोए है जिसमें 75% लेड है और 25% टिन है। और फ्यूज़ वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। फ्यूज़ वायर से रिलेटेड कुछ या फ्यूज़ से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद द लाइव वायर। जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा लाइव वायर के साथ ही कनेक्ट होता है। आपको पता है 3 वायर सिस्टम है हमारे पास, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर। तो जो फ्यूज़ है वो हमेशा लाइव वायर के साथ ही अटैच होता है। अ फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द सर्किट। ये पॉइंट आपने हमेशा ध्यान रखना है। जो फ्यूज़ है उसे आप ऐसा ही नहीं है कि कहीं भी इसे अप्लाई कर दो, आपने उसे हमेशा सर्किट की स्टार्टिंग में ही उसे लगाना है, अप्लाई करना है। ठीक है। थिकर द फ्यूज़ वायर ग्रेटर द करंट कैपेसिटी। नॉर्मली हम जो फ्यूज़ वायर है जैसे हमारे पास अवेलेबल है वही हम यूज़ करते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम थिकर वायर को यूज़ करें, क्योंकि थिकर वायर की जो करंट कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर आप कोई थिन वायर को यूज़ करते हो तो हर रोज़ या फिर वीकली वो ब्रेक होती रहती है और आपको प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा थिकर वायर को आपने कोशिश करना है, चूज़ करना है। A fuse used must be current capacity less than the maximum current capacity of the circuit। जो फ्यूज़ वायर है वो उसकी करंट कैपेसिटी हमेशा जो आपके पास सर्किट है या जो डिवाइस है उसकी करंट कैपेसिटी से कम होना चाहिए। सपोज करो आपके पास 15 एम्पियर का कोई डिवाइस है जो 15 एम्पियर का करंट बियर कर सकता है, तो आप कोशिश करो जो करंट कैपेसिटी, जो फ्यूज़ वायर की करंट कैपेसिटी है वो 14.5 हो, ताकि थोड़ा सा भी 14.5 से अगर मान लो वो 16 हो जाता है तो माइट भी पॉसिबल कि आपका वो डिवाइस ब्रेक हो सकता है, बर्न हो सकता है। ठीक है। तो ये आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्शन से रिलेटेड। अब आपके पास एक फ्यूज़ वायर का या कंप्लीट फ्यूज़ का एक डायग्राम आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट डायग्राम को बोलते हैं पोर्सलिन फ्यूज़, जो थोड़ा सा पत्थर जैसा होता है, पत्थर की उसकी कंपोनेंट पार्ट होता है यहाँ से, जिसको हम पकड़ के हैंडल से निकाल सकते हैं, तो वो पोर्सलिन फ्यूज़ होता है। और ये आपके पास है कार्ट्रेज फ्यूज़, जो कि टीवी और कंप्यूटर्स के अंदर आपका यूज़ होता है। ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये होता क्या है, देखो यहाँ पर ये एक वुडन बोर्ड है आपका। इस वुडन बोर्ड के ऊपर ये जितना भी ये डॉटेड वाला पार्ट है ये सारा एक पार्ट है, और इसके अलावा जो पार्ट है वो आपके पास दूसरा पार्ट है। तो ये सारा का सारा इस वुडन के साथ, वुडन बोर्ड के साथ अटैच है। जो फ्यूज़ का पार्ट है वो आपके पास ये वाला पार्ट है फ्यूज़ का, और ये कॉपर के जो एंड्स हैं, ये C1 C2 कॉपर एंड्स बोलते हैं मैंने, ये है, और ये फ्यूज़ वायर इसके साथ अटैच है। ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे यहाँ से पकड़ कर बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको पकड़ के बाहर निकालेंगे तो ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, ये कॉपर के C1 C2 पॉइंट बाहर आ जाएंगे, और ये जो फ्यूज़ वायर है ये आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके पास पोर्सलिन फ्यूज़। यहाँ पर इसके कुछ लेबलिंग है, उसको समझ सकते हैं। T1 T2 क्या है, टर्मिनल पॉइंट है आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, पोर्सलिन के। ये कॉपर 1 कॉपर 2, ये कॉपर के एंड है, कॉपर से बने हुए एंड है, और ये फ्यूज़ वायर आपके पास है। जब भी ये फ्यूज़ वायर, जो फ्यूज़ वायर आपके पास इस तरह से, अगर ये फ्यूज़ वायर आपके पास इस तरह से ब्रेक हो जाती है, तब करंट सप्लाई आपकी रुक जाएगी। स्टॉप करंट सप्लाई, करंट आपका रुक जाएगा सर्किट डायग्राम से, और आपके जितने भी अप्लाइंसेज हैं वो आपके बच जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये कार्ट्रिज फ्यूज़ है जो टेलीविज़न और कंप्यूटर के अंदर होता है। ये दोनों आपके पास क्या है, मेटल के कैप्स हैं। ये वाला एंड और ये वाला एंड क्या है, एक तरह की ग्लास केसिंग है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो फ्यूज़ वायर है ये प्रॉपर है या नहीं है। जो सेंटर में है इसे हम बोलते हैं फ्यूज़ वायर। तो ग्लास केसिंग इसलिए है ताकि हम उसे देख सकें कि फ्यूज़ वायर मेल्ट तो नहीं है। अगर ये वायर इस तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन सपोज करो ये इस तरह से हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ये फ्यूज़ वायर आपकी ब्रेक हो गई है, और ब्रेक होने से ही करंट सप्लाई रुक जाती है, और आपका डिवाइस जो है फंक्शनिंग करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। तो ये था आपके पास फ्यूज़ से रिलेटेड। अब बारी आती है अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या रोल है, हमें यहाँ पर अब वो समझना है। तो अर्थ वायर भी एक तरह से सेफ्टी मेजर है। किस केसेस के अंदर, उन केसेस के अंदर जहाँ पर आपके डिवाइस की बॉडी मेटल की है। तो ध्यान से इसे पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी है इसके अंदर, कोई ज़्यादा हाईटेक कंसेप्ट नहीं है। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक स्विचेस सर्किट्स द अर्थ वायर इज़ यूज्ड एज ए सेफ्टी मेजर। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सबसे पहला जो सेफ्टी डिवाइस है वो आपके पास फ्यूज़ है, और अगर आपसे दूसरा सेफ्टी डिवाइस पूछ लें या मेजर पूछ लें तो वो आपके पास है अर्थ वायर। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर दोज अप्लाइंसेज विच हैव ए मेटेलिक बॉडी। जो अर्थ वायर है वो कहाँ पर यूज़ होती है, वो वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर आपके जो डिवाइस है उसकी बॉडी क्या है, मेटल की बनी हुई है। प्लास्टिक के केस में यूज़ नहीं होता ये। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर। अब इसकी जो स्टोरी, जो कहानी है वो समझने की कोशिश करो, जो कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करो। इफ़ देर इज़ सम लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन अप्लायंस एंड, ठीक है, इफ़ देर इज़ सम लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस। अगर बाई चांस गलती से किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मेटेलिक केसिंग के ऊपर करंट आ जाता है, तो क्या होगा, द पर्सन यूजिंग दैट अप्लायंस विल गेट ए सीवियर शॉक ऑन टचिंग द अप्लायंस। तो जैसे ही पर्सन उसे टच करेगा, उसे यूज़ करेगा, उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका लगेगा। तो आपको शायद थोड़ा ध्यान हो कि आज से 5-10 साल पहले जो इलेक्ट्रिक आयरन होती थी उसको आपको टच करते ही बहुत एक शॉक लगता था आपको। वो शॉक क्यों लगता था, क्योंकि आयरन की जो मेटेलिक बॉडी होती थी उसके ऊपर बाई चांस या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से करंट आ जाता था, और जैसे आप उसे छूते थे वो करंट आपको लगता था। तो टू अवॉइड दिस द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए कंपनी क्या करती है, अर्थ वायर का यूज़ करती है। वो अर्थ वायर का यूज़ करने से क्या होगा, द अर्थ वायर प्रोवाइड्स ए लो रेसिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट टू द अर्थ। लाइव वायर क्या करती है, लाइव वायर जो मेटेलिक बॉडी पे करंट है उस सारे करंट को अर्थ पर सेंड कर देती है, और वो सारा करंट कहाँ चला गया, सेंड अर्थ के अंदर, तो आपको वो करंट नहीं लगेगा और आप बच जाओगे। सिंस द अर्थ डज नॉट ऑफर एनी रेसिस्टेंस द करंट फ्लोज टू द अर्थ एंड द पर्सन डज नॉट गेट एनी शॉक। तो जो करंट है वो सारा का सारा कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, और इसी वजह से उस पर्सन को जो उसे यूज़ कर रहा है उसे करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये सारा छोटा सा एक पॉइंट था। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में आएगा आपके पास। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अर्थ वायर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूज़, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्यूज़। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। नेसेसरी पॉइंट्स टू रिमेंबर या प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग फ्यूज़। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा हाईटेक यहाँ पर साइंस के कंसेप्ट नहीं लग रहे हैं, तो आपको ईजिली समझ में आ रहे होंगे। बस आपने क्या करना है, इनसे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब बारी आती है रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन एंड ऑर्गेनिजम्स। तो जो रोल है मैग्नेटिज्म का, ठीक है, वो हमारी मेडिसिन लाइन में और ऑर्गेनिजम्स लाइन में किस तरह से हमें ये समझना है। तो हम मेडिसिन लाइन में समझ सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स में भी आपको समझ में आ जाएगा। इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है अलॉन्ग विद द नर्व सेल्स। इन आवर बॉडी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल्स अलॉन्ग द नर्व सेल्स ड्यू टू आयंस। दिस करंट प्रोड्यूसेस ए वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडी। ये आपको पता ही है कि अगर करंट होगा तो करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर आपके पास ज़रूर होगा।
तो हमारी बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है? ड्यू टू नर्व सेल्स। और ड्यू टू नर्व सेल्स में भी क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस होते हैं, और अगर करंट है तो उसके साथ ही क्या जुड़ा होगा? मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा होगा। तब आपको पता लग गया हमारी बॉडी में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है। ब्रेन एंड हर्ट्स आर टू मेन ऑर्गन्स इन आवर बॉडी वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। हमारी पूरी बॉडी के अंदर हार्ट और ब्रेन दो ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि हम उसे ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को एक मशीन है MRI, उसकी हेल्प से हम मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडी अनेबल अस टू ऑब्टेन द इमेजेस ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट बाय यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड MRI। MRI की फुल फॉर्म एब्रीवेशन आपके पास है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI की फुल डेफिनेशन है। ये आपने बहुत बार अपने रिलेटिव्स में या कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि इस पर्सन की MRI होनी है। मेडिकल टर्म्स, मेडिकल लाइन में ये बहुत ही फेमस है कि इस पर्सन की MRI का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मीन्स उसकी बॉडी का MRI की हेल्प से उसकी ब्रेन की या उसकी हार्ट की, वैसे ब्रेन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, MRI ब्रेन से रिलेटेड है, तो उसकी एनालिसिस करना। On analyzing the images obtained through MRI, we are able to make a medical diagnosis, that is location and size of the tumor in brain। ठीक है, तो हम मैग्नेटिज्म की हेल्प से और यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपनी बॉडी को भी एनालिसिस कर सकते हैं, और जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये तो सारा आपका रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन के अंदर। इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे अपनी कॉमन सेंस से, कॉमन नॉलेज से भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, हैज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हैज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम कौन कौन सी आ सकती हैं। तो फर्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन विद ए लाइव वायर लीड्स टू ए सीवियर शॉक। अगर एक पर्सन लाइव वायर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है, उसको टच कर लेता है, तो उसे एक शॉक लग सकता है, और ये शॉक इतना ज़्यादा भयंकर हो सकता है कि उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इट विल लीड्स टू डेथ ऑल्सो। Second, the defects in a domestic electric circuit like loose wire or joints, improper insulation may cause sparking and may leads to fire। तो अगर आपके घर में वायर सिस्टम है और उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं वो काफ़ी लूज़ हो गए हैं, प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है, तो वो भी क्या कर सकता है? स्पार्किंग कर सकता है। स्पार्किंग कैसे करेगा? सपोज करो अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और उस शॉर्ट सर्किट को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो इलेक्ट्रिक फायर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, थर्ड वन इज़ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग में कॉज इलेक्ट्रिक फायर इन ए हाउस। तो जैसे भी सेकंड पॉइंट का ही एक तरह से एलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन हो गई कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फायर भी लग सकती है, और वो हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये थे आपके पास 3 पॉइंट्स, हैज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन क्वेश्चंस के लिए आप अपनी कॉमन सेंस से भी पॉइंट्स बना सकते हो। उसके बाद है सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट ज़रूर दिए हैं, लेकिन आप इसका आंसर भी अपनी कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन शुड नेवर ऑपरेट स्विचेस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। कभी भी किसी पर्सन को स्विचेस को टच करते हुए या इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हुए उसके वेट हैंड्स नहीं होने चाहिए, उसके गीले हाथ नहीं होने चाहिए, या उसकी बॉडी गीली नहीं होनी चाहिए, उससे तो करंट लगने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, और ये कब होता है? मैक्सिमम टाइम विंटर सीजन में जब शावर लेने जाते हो तो वहाँ पर, क्योंकि आप वहाँ पर शावर के बाद आपकी बॉडी गीली होती है प्रॉपरली, अगर आप उसने को ड्राई नहीं किया है तो, और आप क्या करते हो? गीज़र का या फिर बल्ब को ऑफ़ करने के लिए जब बटन स्विच को ऑफ़ करते हो तब करंट आपको बहुत ज़्यादा लगता हो। तो क्यों लगता है? क्योंकि उस समय आपकी बॉडी क्या होती है? वेट होती है, गीली होती है। तो कभी भी वेट हैंड से या वेट बॉडी से आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर काम नहीं करना है। सेकंड, ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद मेटालिक बॉडी मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द अर्थ वायर कनेक्शन। जितनी भी आपके घर में बॉडी वाटर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं जिनकी मेटालिक बॉडी है, उन्हें आपने अर्थ ज़रूर देना है, अर्थिंग उसकी ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लास्ट वन, इफ़ ए पर्सन एक्सीडेंटली टचेज ए लाइव वायर देन यू मस्ट इमीडिएटली स्विच ऑफ द मेन स्विच। अगर किसी कारण से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से किसी पर्सन ने लाइव वायर को टच कर लिया, उसे करंट लग रहा है, उसे शॉक लग रहा है, तो आप सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ़ कीजिए। मेन स्विच को ऑफ़ करने से उसे आप बचा सकते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर आप अपनी कॉमन सेंस से, कॉमन नॉलेज से भी आप उसे दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं, इनके और भी पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन आपके पास 3 पॉइंट तो आपको होने ही चाहिए। तो वो 3 पॉइंट मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आज हमने सारे जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 नंबर में, 3 नंबर में आपके पास एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आपने इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्लास से या वीडियो लेक्चर से हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी के साथ थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।